जीआईसी सिट्टी की कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज भी हम विभिन्न सर्वांग समता कसौटियों के विविध अनुप्रयोगों को सीखेंगे। हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में भी ये जो एबीसी है और ये जो डीबीसी है ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं और ये दोनों एक ही आधार बीसी पर स्थित हैं। अगर आप देखें तो एबीसी का आधार भी बीसी है और डीबीसी का आधार भी बीसी है। ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बीसी ये जो भुजा है इसके दोनों ऊपर की ओर स्थित हैं, ए और डी। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेदित करे, अगर हमने एडी को जब बढ़ाया तो ये बढ़ते बढ़ते रेखा ने बीसी को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, इस बिंदु प्रतिच्छेदित किया पी बिंदु पर। तो हमें दिखाना है इस आधार पर कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी के। त्रिभुज ए बी डी ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये सर्वांग सम दिखाना है किसके, एसीडी के, यानी इधर वाला जो त्रिभुज है ये छोटे वाले के। साथ ही साथ हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीपी के, यानी त्रिभुज ए बी पी ये वाला पूरा त्रिभुज ये सर्वांग सम है एसीपी के, यानी इस पूरे त्रिभुज के। साथ ही साथ हमें यह भी सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड एपी है यह कोण ए व कोण डी दोनों का समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर है। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि ये वाला कोण, छोटे कोण दोनों बराबर हैं आपस में और ये कोण भी आपस में बराबर है। ऐसा सिद्ध करने से यह सिद्ध हो जाएगा कि एपी जो है वह कोण ए और कोण डी दोनों का समद्विभाजक है यानी कि बाइसेक्टर है। उसके साथ साथ हमें यह भी सिद्ध करना है कि ये जो एपी है यह रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। यानी कि हमको ये भी दिखाना है कि ये जो एपी लाइन है ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि लंब समद्विभाजक है। यानी ये जो एपी रेखा है ये वाली ये इस बीसी पर लंब भी है, साथ ही साथ ये इसे दो बराबर भागों में बांट रही है, अर्थात जो बिंदु पी है वह बीसी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो आइए इस प्रश्न का हल आरंभ करते हैं प्रश्न में दिए गए तथ्यों को लिखकर। जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि किसी भी प्रश्न में सबसे पहले जो प्रश्न में हमें तथ्य दिए जाते हैं उनको हमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग में इनके भी अंक हमें मिलते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में। एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब ये एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः हम कह सकते हैं कि भुजा AB किसके बराबर होगी, भुजा AC के। इसी प्रकार DBC भी समद्विबाहु कह रहा है प्रश्न कह रहा है, तो यानी जो DB भुजा है वह किसके बराबर हो जाएगी, BC के। अतः हम लिख सकते हैं कि हमें दिए गए हैं दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC जो कि समान आधार BC पर बने हैं। अब ABC और DBC दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः हम कह सकते हैं कि AB भुजा बराबर होगी किसके, AC के। साथ ही साथ दूसरे त्रिभुज की बात करें डीबीसी की, तो ये डीबी भुजा किसके बराबर होगी, बीसी के। तो हमने लिख दिया ए बी बराबर ए सी, ये पहले समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के आधार पर लिखा, और दूसरे समद्विबाहु त्रिभुज डीबीसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि डीबी किसके बराबर हो जाएगी, इसकी भुजा डीबी, इसकी भुजा डीबी बराबर होगी भुजा डीसी के। तो हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गई हैं हमें। अब बारी आती है जो हमें सिद्ध करना है, उसे भी हम लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध क्या क्या करना है, जो भी हमें सिद्ध करना है, ये चारों बातें ये लिखी गई हैं, ये चारों खंड हैं, इन चारों को हम लिख लेंगे। हमें सर्वप्रथम सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी के। साथ ही हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीपी के। साथ ही हमें यह भी दिखाना है कि रेखाखंड एपी कोण ए व कोण डी इन दोनों का समद्विभाजक है। साथ ही हमें यह भी सिद्ध करना है कि रेखाखंड एपी बीसी का लंब समद्विभाजक अर्थात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हम इन सभी खंडों की उत्पत्ति अर्थात प्रश्न के हल की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी परस्पर सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब एबीडी ये वाला त्रिभुज है और एसीडी है ये वाला छोटा वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों का अगर हम अवलोकन करें तो अभी अभी हमने देखा कि क्योंकि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज था, अतः ये जो भुजा AB है ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, AC के। इसी प्रकार DBC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज था, अतः हम कह सकते थे कि इसकी भुजा जो ये DB है ये किसके बराबर होगी, DC के। अब यदि इन दोनों छोटे त्रिभुजों का हम अवलोकन करें, ये जो छोटे वाले त्रिभुज हैं ABD और ACD, तो इन त्रिभुजों में
ये जो त्रिभुज ए बी डी है इसकी भुजा ए बी, ए सी डी की भुजा ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बड़ा वाला जो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है इसकी भुजाएं हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ए बी भुजा बराबर है ए सी के दोनों त्रिभुजों में, साथ ही साथ जो ए बी डी की भुजा बी डी थी वह ए सी डी की भुजा सी डी के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। साथ ही साथ जो तीसरी भुजा है इन दोनों त्रिभुजों की छोटे वालों की, जो ए डी भुजा है ये कैसी है? दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। इस प्रकार भुजा 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 सर्वांग समता के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की इसकी ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के बराबर, इसकी ये वाली भुजा इसकी ये वाली भुजा के बराबर और ये तीसरी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ, अर्थात तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज में अपने जो दोनों त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे और यही हमें सिद्ध करना था। अब इस हल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी में ए बी बराबर था एसी के, इस वाले त्रिभुज की ए बी भुजा इस वाले त्रिभुज की एसी भुजा ये दोनों आपस में बराबर थी। साथ ही साथ जो एबीडी है उसकी भुजा बीडी और एसीडी की भुजा डीसी ये दोनों भी आपस में बराबर थी। साथ ही दो दो भुजाएं बराबर तो थी, साथ में जो तीसरी भुजा थी वो दोनों त्रिभुजों के लिए कैसी थी? उभयनिष्ठ थी। अतः भुजा 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 सर्वांग समता के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीडी के, और यह कहने का आधार है भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी। अर्थात क्योंकि दोनों त्रिभुजों एबीडी व एसीडी की संगत भुजाएं तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर थी, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इस प्रकार हमारा पहला खंड सिद्ध हो गया। अब दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीपी व एसीपी सर्वांग सम है, यानी कि ए बी पी ये वाला पूरा त्रिभुज ए बी पी ये वाला त्रिभुज और एसीपी यानी कि ये वाला त्रिभुज ये दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम है। तो इनको सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या क्या उपस्थित है इस समय? अगर आप देखें तो हमारे पास है ये भुजा ए बी, एबीपी की भुजा ए बी और एसीपी की भुजा एसी, ये आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो एपी भुजा है वह इन दोनों त्रिभुजों के लिए कैसी है? उभयनिष्ठ है, यानी कि अब इस त्रिभुज की दो भुजाएं अपनी दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के बराबर हो गई हैं। अब हमें अगर इन भुजाओं के बीच के कोण का अवलोकन करें, यानी कि ये जो कोण बन रहा है और ये कोण, इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? अभी अभी हमने देखा कि ए बी डी और ए सी डी ये जो दो छोटे वाले त्रिभुज थे ये दोनों कैसे थे? सर्वांगसम थे। अतः सीपीसीटी के आधार पर अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों की तुलना के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये छोटे वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। और ऐसा कहने के आधार पर अब हमारे पास तीन चीजें हो गई हैं एबीपी और एसीपी के संदर्भ में, यानी कि ए बी भुजा बराबर है एसी भुजा के, एपी भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इन दोनों बड़े त्रिभुजों की बात हो रही है एबीपी और एसीपी की, तो ये भुजा दोनों में कॉमन, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर, और जो ये बीच का कोण बन रहा है यानी कि कोण बी ए पी और सी ए पी ये भी आपस में कैसे हैं? बराबर है। अतः हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी के आधार पर कह सकते हैं कि एबीपी सर्वांग सम होगा एसीपी के। आइए अब अपने हल की ओर चलते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज एसीडी सर्वांग सम है, अतः सीपीसीटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण बीएडी बराबर होगा कोण सीएडी से, और ऐसा कहने का आधार है सीपीसीटी, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों की तुलना से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग भी आपस में बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोण बीएडी बराबर होगा कोण सीएडी के। अब यदि ये जो कोण बीएडी है, अभी भी हमने देखा इस प्रश्न में ही लिखा हुआ था कि जो ये एडी है ये आगे बढ़ाने पर कहां पर गया? पी बिंदु प्रतिच्छेदित किया इसने। इस प्रकार अगर बीएडी बराबर है कोण सीएडी के तो हम कह सकते हैं कि बीएपी कोण भी बराबर होगा सीएपी के, क्योंकि वास्तव में जो बीएपी कोण है ये बीएडी कोण के बराबर ही है, खाली इस भुजा को आगे तक बढ़ा दिया है। ठीक है, कोण के माप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बीएडी का अर्थ और बीएडी का माप और बीएपी का माप बराबर है। इस प्रकार हम बीएडी के स्थान पर बीएपी लिख सकते हैं। साथ ही साथ सीएडी जो है उसका माप सीएपी के ठीक बराबर है, क्योंकि वास्तव में एडी भुजा को ही हमने आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो हम जहां पर सीएडी कोण आया है वहां पर उसके स्थान पर सीएपी भी लिख सकते हैं। अतः बीएडी के स्थान पर बीएपी और सीएडी के स्थान पर सीएपी लिखने पर हमें प्राप्त होता है कोण बीएपी बराबर कोण सीएपी। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम चलते हैं त्रिभुज बीएपी व त्रिभुज सीएपी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में ए बी भुजा बराबर है किसके? एसी भुजा के। बी ए पी की भुजा
ए बी है सी ए पी की भुजा ए सी के बराबर, ठीक है। साथ ही साथ ए पी भुजा दोनों त्रिभुजों में कैसी है, उभयनिष्ठ है। और ये जो बराबर भुजाओं के संगत और बराबर भुजाओं के युग्म है, उनके बीच के कोण भी कैसे हैं, आपस में बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में भुजा ए पी उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ए बी पी की भुजा ए बी बराबर है त्रिभुज ए सी पी की भुजा ए सी के। साथ ही इन बराबर भुजाओं के युग्मों के बीच बने कोण बीएपी और सीएपी ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। यानी कि त्रिभुज एबीपी में बन रहा कोण बीएपी और त्रिभुज एसीपी में बन रहा कोण सीएपी ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। समीकरण नंबर 3 में अभी हम देख चुके हैं। अतः हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी का प्रयोग करके यह कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीपी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एसीपी के, और किस आधार पर, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से। अब हम त्रिभुज एबीपी और एसीपी को सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। अतः सीपीसीटी का प्रयोग करके हम यह कह सकते हैं, अर्थात इन दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों की तुलना करके हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाखंड बीपी है ये बराबर हो जाएगा किसके, सीपी के। अर्थात इन दोनों त्रिभुजों की भुजा बीपी और इस वाले त्रिभुज की भुजा सीपी ये दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। त्रिभुज ए बीपी की भुजा बीपी और ए सीपी की भुजा सीपी ये भी आपस में बराबर होंगी। और साथ ही साथ ये जो कोण बन रहे हैं ये दोनों कोण भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी। अतः इन दोनों त्रिभुजों में सीपीसीटी का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि रेखाखंड बीपी बराबर हो गया सीपी के, और ये किससे, सीपीसीटी अर्थात सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों की तुलना से। इसी प्रकार कोण एपीबी ये भी बराबर हो जाएगा किसके, कोण एपीसी के, ये भी सीपीसीटी से हुआ। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि एपीबी और एपीसी ये दोनों कोण जो आपस में बराबर थे, इन दोनों का मान है कितना, x है, ठीक है। अब यदि हम अवलोकन करें अपने चित्र का तो हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एपीबी और एपीसी ये दोनों एक सरल रेखा पर बने हुए कोण हैं, क्योंकि बीसी एक सीधी रेखा है और इस पर ये दोनों कोण बने हुए हैं, और एक सीधी रेखा पर बने हुए कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एपीबी और एपीसी इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। अतः रैखिक युग्म के गुण से हम कह सकते हैं कि क्योंकि कोण एपीबी प्लस कोण एपीसी बराबर 180 अंश था, अतः अब इन दोनों का मान तो x है, अतः हम कह सकते हैं कि x प्लस x बराबर कितना हो गया, 180 अंश, यानी 2x बराबर 180 अंश। फिर हल करेंगे इसे तो x का मान कितना आ जाएगा, 180/2 यानी कि 90 अंश। अतः हम कह सकते हैं कि कोण APB और कोण APC इन दोनों का मान 90 अंश है। साथ ही हम पहले भी सीपीसीटी से ज्ञात कर चुके हैं कि बीपी और सीपी ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब क्योंकि एपीबी और एपीसी ये दोनों अभी अभी हमने सिद्ध कर दिए हैं कि ये दोनों कितने कितने हैं, 90 अंश के हैं, और साथ ही ये दोनों खंड भी आपस में बराबर हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो एपी रेखाखंड है यह बीसी को दो बराबर भागों में बांट रही है, क्योंकि तभी ये दोनों भाग बराबर हो जा रहे हैं। साथ ही साथ इसे समकोण पर भी विभाजित कर रही है, क्योंकि तभी उसी स्थिति में यह कोण 90 अंश के बन रहे हैं। अब क्योंकि एपी समकोण पर काट रही है इस बीसी रेखा को, और साथ ही साथ इसे दो बराबर भागों में भी काट दे रही है, अतः हमारा जो चौथा वांछित खंड था वह भी सिद्ध हो गया है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। क्यों, क्योंकि एपी इसे समकोण पर काट रही है, दोनों तरफ 90 अंश का कोण बना रही है, साथ ही साथ दो बराबर हिस्सों में भी इसे विभाजित कर दे रही है। अतः इन दोनों तथ्यों के आधार पर हमारा चौथा खंड भी सिद्ध हो जाता है, अर्थात एपी बीसी का लंब समद्विभाजक है। अब हम अपने तीसरे खंड की ओर आते हैं। तीसरे खंड में हमें सिद्ध करना था एपी कोण ए व डी का समद्विभाजक है। अभी हमने देखा था ये पहले खंड को हल करने के बाद कि ये दोनों भाग बराबर बन रहे थे, यानी ये जो एपी है ये कोण ए की समद्विभाजक है, ये तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो एपी है यह कोण डी को भी समद्विभाजित कर रही है, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो कोण बन रहे, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज डी बी पी और डी सी पी, ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये दोनों आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम है। तब सीपीसीटी से हम कह सकेंगे कि ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर हैं। अब त्रिभुज डी बी पी और डी सी पी को अगर हम देखें, ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इनको देखेंगे, डी बी पी ये वाले त्रिभुज को और डीसीपी यानी ये वाले त्रिभुज को, अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो डीबी भुजा इसकी और डीसी भुजा इसकी आपस में क्या है, बराबर है।
साथ ही साथ देखें तो बीपी और पीसी ये भी आपस में बराबर हैं, यानी दो दो भुजाएं तो उसमें बराबर हो ही गई। साथ ही साथ जो तीसरी भुजा है वह भी क्या है, उभयनिष्ठ है। इस प्रकार भुजा 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 सर्वांग समता के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। अब ये सर्वांग सम हो गए तो सीपीसीटी से अपने आप ही ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज डीबीपी व त्रिभुज डीसीपी में डीबी बराबर था डीसी के, बीपी बराबर था सीपी के, और डीपी भुजा दोनों त्रिभुजों में कैसी थी, उभयनिष्ठ थी। अतः त्रिभुज डीबीपी व त्रिभुज डीसीपी सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे, भुजा 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 सर्वांग समता से। और सीपीसीटी का अगर हम प्रयोग करें इन दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों की तुलना करें तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण बीडीपी बराबर होगा कोण सीडीपी के, यानी कि कोण बीडीपी बराबर हो गया कोण सीडीपी के। हम पहले ही यह सिद्ध कर चुके हैं कि कोण बीएपी बराबर है कोण सीएपी के, अर्थात कोण ये जो बीएपी बन रहा है ये वाला कोण ये बराबर है किसके, सीएपी यानी इस वाले कोण के। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, और अभी भी हमने सिद्ध किया कि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर। इसका अर्थ हुआ कि ये जो एपी रेखाखंड है ये कोण ए और कोण डी इन दोनों के दो बराबर बराबर भाग कर दे रहा है, यानी कि कोण ए और कोण डी दोनों का सम विभाजन कर रहा है। इस प्रकार हमारा तीसरा खंड भी सिद्ध हो जाता है। अब इसे लिखेंगे कैसे, ऐसा देख लेते हैं। तो हम यहां तक पहुंच गए थे सीपीसीटी के प्रयोग से, कोण बीडीपी बराबर है कोण सीडीपी के। अब साथ ही अभी अभी हमने देखा है और पहले ये सिद्ध कर चुके हैं कि कोण बीएपी बराबर था कोण सीएपी के। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रेखाखंड एपी कोण ए व कोण डी इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करती है।